अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अब हम आए हैं जी अपनी सेकंड वीडियो के साथ, या यूँ कह लें कि पीटीएस पास पेपर्स जो थे सॉल्व, उसकी वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो हम लेके आए हैं आपके लिए। उम्मीद है कि पहली वीडियो आपने देखी होगी। इस वीडियो में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं जी वो मेडिकल रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा तवज्जो के साथ इसको सुनना और समझना है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों को अपने पास नोट भी कर लें। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जी, दैट इज़ क्लिनिकल साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन इंक्लूड। छोटे बच्चों में जो क्लिनिकल साइंस हैं डिहाइड्रेशन के, पानी की कमी के, वो क्या क्या हो सकते हैं जी? संकन फॉन्टानेल है, रिड्यूस्ड टीयर प्रोडक्शन है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। यहाँ मैं क्लियर करता चलूँ कि संकन फॉन्टानेल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जी बच्चे की जो पेशानी से ऊपर सर के दरमियान में एक छोटा सा गड्ढा पड़ जाता है, उसको संकन फॉन्टानेल कहा जाता है। इसके बाद है कि व्हाट इज़ द प्रेशर इन द CD सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है जी CD टाइप का, उसके अंदर प्रेशर कितना होता है? दैट इज़ नियरली 2000 PSI जो है इसका प्रेशर होता है CD सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ 38-year-old वुमन हु हैड अ सब टोटल थायरॉयडेक्टमी 8 years previously is again thyrotoxic. Which one of the following is the most appropriate management? कि एक फ़ीमेल पेशेंट है, 38 ईयर्स उसकी एज है, जिसका पहले एक मरतबा थायराइड का ऑपरेट करके थायराइड को रिमूव किया गया था, और अभी वो दोबारा थायरोटॉक्सिक है, नहीं उसका थायराइड जो हार्मोन्स हैं जो वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसका प्रॉपर जो इलाज है वो अब क्या होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ परफॉर्म लोकल थायराइडेक्टमी आफ्टर प्रिपरेशन विद कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल से ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हम दोबारा उसकी लोकल थायराइडेक्टमी जो है वो परफॉर्म हो। इसके बाद है कि जी इन अ पीडियाट्रिक पेशेंट एट व्हाट लेवल ऑफ SpO2 इज़ ऑक्सीजन इंडिकेटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग। कि बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उसमें किस SpO लेवल पे हम उसको ऑक्सीजन रिकमेंड करते हैं? तो दैट इज़ बिलो 94%। 94% से नीचे अगर होती है तो फिर हम उसको ऑक्सीजन रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 34-year-old मेल पेशेंट इज़ ब्रॉट टू यू आफ्टर हिज फ्रेंड्स कार वॉज इन्वॉल्व इन अ कोलिजन। कि एक मेल पेशेंट 34 साल की उम्र का आपके पास लाया जाता है, जो कि शामिल था उसके दोस्त के कार की एक्सीडेंट में। उसके दोस्त की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जबकि द पेशेंट वॉज इन फ्रंट पैसेंजर सीट। जो पेशेंट है जो आपके पास लाया गया है वो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, पैसेंजर सीट पे, ड्राइविंग सीट पे नहीं था। वेयरिंग अ सीट बेल्ट, जिसने एक सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी। एंड कंप्लेन्स ऑफ एपीगैस्ट्रिक पेन सिंस द इवेंट। कि जब से हादसा हुआ है तब से उसको पेट में दर्द है, पेट के ऊपर के हिस्से में उसको पेन हो रही है, स्टमक में पेन है। ही इज़ हीमोडायनेमिकली स्टेबल। BP वगैरह के लिहाज से वो तकरीबन नॉर्मल है, उसको कोई ब्लीडिंग वगैरह या कोई इस तरह की इंजरी नहीं है। विद नो ऑब्वियस इंजरी और कंप्लेंट अदर देन एपिगैस्ट्रिक पेन। सिवाय अपने मैदे में दर्द के वो और किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है उसको। एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन शोज़ रेट्रोपेरिटोनियल एयर। जो एक्सरे लिया गया है उसके पेट का, उसमें हवा का शाइबा मौजूद है, कि उसके अंदर हवा उसके पेट के अंदर कहीं भी मौजूद है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू कंफर्म द सस्पेक्टेड डायग्नोसिस। जो आपने डायग्नोज किया है उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है? तो इसके होगा जी CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन विद ओरल कंट्रास्ट। ओरल कंट्रास्ट के साथ हम उसका CT स्कैन ले लेते हैं, तो वो उसका सबसे सेफ और अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका डायग्नोसिस हो सकता है। इसकी बात है कि जी व्हाट इज़ द प्रेफर्ड पोजीशन फॉर अ पेशेंट इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है जी ये शॉक की किस्म होती है जिसमें जिसम में पानी और नमकियात की कमी हो सकती है, ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह, डायरिया वगैरह उस सूरत में भी हो सकता है। तो किसी भी सूरत में शॉक के लिए जो बेस्ट पोजीशन होती है जी वो यही होती है कि सुपाइन, यानी आप उसको कमर के बल सीधा ज़मीन पर लिटा देते हैं और उसके पाँव जो हैं वो हम ऊँचे कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन D आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि इनएडिक्वेट रेस्पिरेशन इन एन एडल्ट पेशेंट वुड बी। एक अडल्ट पेशेंट में इनएडिक्वेट रेस्पिरेशन जो है वो कितनी हो सकती है? तो अगर वो लेस देन 10 और मोर देन 20 आ रही है तो फिर ये उसके लिए इनएडिक्वेट कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन बीइंग एडमिनिस्टर्ड वाया नॉन रीब्रीदर मास्क शुड बी सेट टू अ फ्लो रेट बिटवीन। कितने फ्लो रेट तक हम ऑक्सीजन जो वो दे सकते हैं जी नॉन रीब्रीदर मास्क के ज़रिए से? इसका जो आंसर है दैट इज़ 10 to 15 लीटर्स पर मिनट तक हम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी वरिंग फीचर्स इन अ चाइल्ड पेशेंट विद स्ट्राइडर इंक्लूड। कि एक जो परेशान कुन चीज़ें हो सकती हैं एक बच्चे के अंदर जो मरीज़ है स्ट्राइडर का, ठीक है। स्ट्राइडर क्या होता है जी? सबसे पहले तो यहाँ नीचे हमने एक चीज़ हाईलाइट की है जो कि पेपर में नहीं दी हुई थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हमने कि क्रूप इज़ अ डिजीज़ दैट कॉजेज स्वेलिंग इन द एयरवेज। क्रूप एक डिजीज़ को कहा जाता है जिसमें एयरवे के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। चिल्ड्रन विद क्रूप ऑफन हैव अ हाई पिच्ड क्रीकिंग और विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग इन।
ये बच्चे जब सांस लेते हैं अंदर की तरफ खींचते हैं तो उससे चीख जैसी आवाज़ निकलती है या सीटियों जैसी आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को स्ट्राइडर कहा जाता है। तो स्ट्राइडर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए थी। तो उसमें क्या हो सकता है कि जो वरीन फीचर्स हो सकते हैं वो ये सब के सभी हैं कि रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस, कि अगर बच्चा जो अपने होशावास खोना शुरू कर देता है तो भी वो उसका सिम्टम ख़तरनाक है। साइनोसिस है कि अगर उसके अंदर हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसका रंगत उसकी तब्दील हो रही है, नीला पड़ रहा है। ड्रूलिंग, अगर उसके मुंह से पानी वगैरह बहना शुरू हो जाता है, चेहरा ढलकना शुरू हो जाता है, तो ये भी सारे के सारी अलामात जो ख़तरनाक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज़ 37 डिग्रीज। ये तो उम्मीद है कि आप सबको मालूम ही होगा। नेक्स्ट है कि द मैक्सिमम डोजेज ऑफ सल्ब्यूटामोल मीटर्ड एरोजोल इनहेलर, जो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो दमे के अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, इनहेलर्स इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि एन EMT कैन असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रिंग इज़, जो डोजेज आप किसी को असिस्ट कर सकते हैं एज एन EMT, ठीक है। और इसमें भी कहा क्या गया है, उसने कहा है कि जी कंसिडर 2014 चेंज इन CPGs, कि जो आपके क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं उसमें आपने देखना है कि जो रूल्स है उसके मुताबिक क्या है, तो आप 2 स्प्रेज तक उसको असिस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी अ 60-year-old मैन ब्रॉट टू द एमरजेंसी विद ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस मतलब सांस नहीं चल रहा, उसका सांस उखड़ रहा है या बहुत कम सांस ले रहा है। 60 साल का मरीज़ है, एमरजेंसी में लाया गया है, कम सांस ले रहा है, फेशियल स्वेलिंग है, चेहरे पे सोजिश है, एंड डायलेटेड वेन्स ऑन चेस्ट वॉल, सीने के ऊपर की जो उसकी रगें वगैरह हैं वो उभरी हुई हैं, ठीक है, डायलेट हुई हैं, फैली हुई हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज इज़, इसका कॉमन कॉज क्या हो सकता है, तो लंग कैंसर नहीं है, हॉजकिंस लिम्फोमा नहीं है, सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो उसमें फिर कफिंग वगैरह और उसके बाकी सिम्टम्स मैच नहीं करते। तो इस जो चीज़ बताई गई है इसके मुताबिक थाइमोमा इसका जो वो करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द स्मूथ ग्लिस्टनिंग इंटरनल लेयर ऑफ द हार्ट इन विच ब्लड फ्लोज इज़ कॉल्ड, कि वो स्मूथ लेयर जो कि दिल के अंदर है जिसके अंदर खून बहता है उसको क्या कहा जाता है, तो दैट इज़ नोन एज द एंडोकार्डियम। इसके बाद है कि जी अ 5-year-old बॉय इज़ डायग्नोज्ड इन द एमरजेंसी डिपार्टमेंट एज हैविंग मीज़ल्स। एक 5 साल के बच्चे को एमरजेंसी डिपार्टमेंट में चेक किया गया तो उसको मीज़ल्स थे। द फर्स्ट सिम्टम्स हैविंग स्टार्टेड 2 days प्रीवियसली, 2 दिन पहले से उसमें अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हुई हैं। ही हैज़ अ 2-year-old सिस्टर, उसकी एक 2 साल की बहन भी है। हु हैज़ रिसीव्ड द रिकमेंडेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कि जिसको जो रिकमेंड किया गया था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी जो वैक्सीनेशन वगैरह थी वो उसकी हो चुकी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, तो इसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि ट्रीट हिम सिम्टोमेटिकली एंड सेंड हिम होम, के जो उसकी अलामात हैं उनका इलाज किया जाए और उसे घर भेज दिया जाए। रेफ़र हिम टू इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल, उसको जो इन्फेक्शियस डिजीज़ का हॉस्पिटल है वहाँ भेज दिया जाए। गैमाग्लोबुलिन से उसका इलाज किया जाए या गैमाग्लोबुलिन जो उसकी सिस्टर को दी जाए। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें यही बनता है कि रेफ़र हिम टू इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल। 45 अ पल्स कैन बी फेल्ट व्हेन अ डैश पासेस ओवर अ बोन, तो आर्टरी जब बोन के ऊपर से गुजरती है तो तभी हम वहाँ से उस जगह से पल्स फील कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके ऊपर मस्कुलर मैस ज़्यादा ना हो। द ब्रेकियल आर्टरी इज़ लोकेटेड इन दी, जो ब्रेकियल आर्टरी है जी ये कहाँ पर लोकेटेड होती थी, आर्म में होती है, हमारी कोहनी के बिल्कुल सामने जो एक गढ़ा सा बनता है उसमें, जिसको क्यूबिटल फोसा भी कहा जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन इन क्रूप इंक्लूड, वंस अगेन क्रूप का जिक्र आ गया इसीलिए हमने इसको पहले भी लिख दिया था, यहाँ पर दोबारा भी हमने इसको लिखा हुआ है जी, हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में, कि क्रूप जो है ये वही सांस की बीमारी थी। तो कहते हैं कि जी ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन क्रूप इंक्लूड, क्रूप के इलाज में कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ सकती है, बीटा-2 एगनिस्ट भी दिए जा सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, A 65-year-old man comes to the emergency department with sudden loss of vision in his right eye. एक 65 साल का शख्स जो है वो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है कि अचानक से उसकी दाईं आँख जो है उसकी नज़र जा चुकी है। ही इज़ डायबिटिक, उसको शुगर भी है, डायबिटीज़ भी है। ऑन ट्रीटमेंट विद मेटफॉर्मिन ले रहा है और ग्लेबोराइड ले रहा है फॉर द पास्ट 10 years, पिछले 10 साल से। एग्जामिनेशन रिवील्स विजुअल एक्विटी रिड्यूस टू लाइट परसेप्शन इन हिज राइट आई, तो उसकी दाईं आँख जो है उसमें रोशनी का उसको एहसास वगैरह नहीं हो रहा है और बाईं आँख जो है उसकी वो नॉर्मल है, जो उसकी लेफ़्ट आई है वो नॉर्मल है। तो ऑप्थाल्मोस्कोपी रिवील्स लॉस ऑफ फंडस डिटेल्स, फ्लोटिंग डेब्री एंड डार्क रेड ग्लो, तो उसके अंदर जो सुर्खी नज़र आ रही है उसकी राइट आई के अंदर और उसके अंदर कोई कचरा वगैरह जिस तरह की चीज़ें हैं, उजाले वगैरह वो नज़र आ रहे हैं। हिज वाइटल साइंस आर नॉर्मल, उसकी जो बाकी अलामात वगैरह हैं वो सब नॉर्मल हैं, बीपी पल्स वगैरह। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस, तो उसकी वजह क्या हो सकती है।
तो उसका है जी डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है जी, कि डायबिटीज़ की वजह से रेटिनोपैथी उसकी हुई है राइट इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस सूरत में उसको नहीं दिया जा सकता, तो वो है जी अगर फियोक्रोमोसाइटोमा होता है तो उस सूरत में हम उसको रिकमेंड नहीं कर सकते। एंटीरियर का मतलब क्या होता है जी, एंटीरियर रेफर्स टू फ्रंट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्या 5 year old प्रेजेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ मिक्चुरेशन, ओकेजनल एन्यूरेसिस एंड अ स्लाइट नॉन ऑफेंसिव विजाइनल डिस्चार्ज फॉर 3 months। एक फ़ीमेल पेशेंट है जी आपके पास और उसमें अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, उसमें विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है 3 महीने से। शी हैज़ हैड नो विजाइनल ब्लीडिंग, किसी किस्म की वैसे विजाइना से ब्लीडिंग नहीं हुई है उसको। एग्जामिनेशन रिवील सम रेडनिंग ऑफ द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो कि विजाइना का आउटर पार्ट होता है तो उसकी रेडनिंग है और स्वेलिंग वगैरह है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो कौन सी बीमारी हो सकती है, डायग्नोज हम क्या करेंगे, तो ट्राइकोमोडल इन्फेक्शन हो सकती है जिसमें विजाइनल डिस्चार्ज भी होता है। और क्योंकि एक 5 year old पेशेंट है, फीमेल है, तो उसमें ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई है, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका भी स्टार्ट शायद ना हुआ हो, इस किस्म की कोई चीज़ यहाँ पे बताई नहीं गई है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ट्राइकोमोडल इन्फेक्शन ही। इसके बाद है कि जी इन अ हेल्दी पेशेंट एन इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड विल, एक सेहतमंद आदमी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर खून में बढ़ जाता है तो उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, क्या होगा, बॉडी पे असर क्या होगा। तो स्लो द रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज द हार्ट रेट, स्टिमुलेट द पेशेंट टू ब्रीथ मोर, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ स्टिमुलेट द पेशेंट टू ब्रीथ मोर, कि हमारे बॉडी को उकसाता है खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है कि हम ज़्यादा सांस लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन 80 year old फीमेल ब्रॉट टू योर ऑफिस बाय हर सन बिकॉज ऑफ स्वेयर फटीग, ठीक है, शदीद थकावट की वजह से, कमज़ोरी की वजह से एक ख़ातून को लाया गया है, 80 साल की ख़ातून को। शी लिव्स अलोन, वो अकेली रहती है, एंड इज़ सफरिंग फ्राम स्वेयर डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़, उसको जॉइंट्स की तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ की वजह से वो अकेली ही रहती है घर पे। विच पुट्स हर इन अ हाउस अरेस्ट टाइप स्टेट, तो एक ऐसी हालत में है कि बिल्कुल हाउस अरेस्ट जैसे मुकम्मल घर के अंदर ही रहती है, ना बाहर निकलती है, ना कहीं आती जाती है, ना किसी से मिलती मिलाती है। हर सन यूजुअली हेल्प्स विद गेटिंग ग्रॉसरी, कि जो उसकी ज़रूरत की अशिया है वो उसका बेटा ही उसको ला कर देता है। हर ओनली मेडिकल प्रॉब्लम इज़ हाइपरटेंशन, उसकी जो वाहिद प्रॉब्लम है मेडिकल वो है जी हाइपरटेंशन, कि उसका बीपी ज़्यादा रहता है। शी टेक्स हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड एसिटामिनोफेन, वो दवाएं इस्तेमाल कर रही है जी, एसिटामिनोफेन इस्तेमाल कर रही है और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड इस्तेमाल कर रही है। हर वाइटल्स आर स्टेबल, उसके जो वाइटल्स हैं यानी जो अलामात हयात जिसको हम कहते हैं बीपी पल्स वगैरह, वो फ़िलहाल स्टेबल हैं। ऑन एग्जामिनेशन जब उसको मुआयना किया जाता है, शी हैज़ पेलर, उसकी रंगत पीली हुई हुई है, एंड एविडेंस ऑफ स्वेयर डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़, और उसके जोड़ मुतासर होने की अलामात है, जोड़ों पर स्वेलिंग वगैरह इस किस्म की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पेलर इन दिस पेशेंट, तो उस मरीज़ का रंग जो पीला हुआ है, पेलर होने की वजह क्या हो सकती है, तो फॉलेट डेफिशिएंसी नहीं हो सकता, आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो सकता, क्रॉनिक हिमोलिसिस नहीं हो सकता, तो इसका मेन जो है वो बनता है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, क्योंकि वो पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो बीमार है, उसको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है और वो घर पे ही रहती है, दैट्स वाई उसको पेलर होने की वजह जो दैट इज़ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, पुरानी और शदीद बीमारी की वजह से होने वाला जो एनीमिया है रंग पीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर शुड यू पार्क योर व्हीकल इन अ हैज़र्डस केमिकल इंसिडेंट, कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें कोई केमिकल वगैरह है, किसी केमिकल फैक्ट्री में कुछ इस तरह का हुआ है, या कहीं कोई आग और धुआं ख़तरनाक किस्म का केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं किसी जगह पे, तो आप अपनी गाड़ी को कहाँ पर पार्क करेंगे, कहाँ करना चाहिए, तो इसका जवाब है जी अप हिल एंड अप वेंट, कि जिस तरफ से हवा आ रही होगी उस तरफ को आप खड़ा करेंगे अपनी गाड़ी को और ऊंची साइड पे खड़ा करेंगे। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर, सिंपल सा क्वेश्चन है जी कि 3 टाइप्स होती हैं मसल्स की, स्मूथ, स्केलेटल और कार्डियक। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एयर इन द प्लूरल स्पेस, कि प्लूरल स्पेस, प्लूरा जो कि हमारे लंग्स की आउटर एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, तो उसमें अगर हवा आ जाती है प्लूरल स्पेस के अंदर तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं जी नीमोथोरैक्स। इसके बाद है कि जी विच फेज़ ऑफ द रेस्पिरेशन लास्ट द लॉन्गेस्ट, कि जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो उसका कौन सा फेज़, उसके मुख्तलिफ फेज़ होते हैं, कौन सा फेज़ उसका सबसे लंबा होता है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो दैट इज़ इनहेलेशन, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो उसमें वक्त ज़्यादा लगता है, बाहर निकालते हुए वक्त कम निकलता है। इसके बाद है कि जी हाउ मैनी बोन्स आर इन द ह्यूमन बॉडी, 206, कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है जी, अक्सर लोगों को पता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी द ट्रांसफ़र ऑफ हीट वेव्स और वेव्स आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड, कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वेव्स की सूरत में किसी चीज़ से निकल के, तो उसको हम ज़ाहिर सी बात है कि रेडिएशन कहते हैं, इवेपोरेशन वगैरह था।
इसके बाद है कि द मैग्जिला इज़ लोकेटेड इन, मैग्जिला कहाँ पर लोकेटेड होती है जी? तो मैग्जिला जो है ये हमारे फेशियल बोन है बेसिकली, ठीक है, और ये हेड में कंसिडर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि डू यू थिंक यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर द टेस्ट, क्या आपको लगता है कि जी आप अपने इम्तिहान के लिए तैयार हैं? इसका जवाब आप ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं वो है कि जी येस, मे बी, विल गिव इट अ ट्राई, नीड टू वर्क मोर, कि आप तैयार हैं, ठीक है, शायद आप तैयार हैं, आप तैयार होंगे या आप कोशिश करेंगे या आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है आपके अपने सोचने के लिए, ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपके सोचने का क्वेश्चन है कि आपको स्टडी में कितनी मेहनत की ज़रूरत है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि जी इज़ द मटेरियल प्रोवाइडेड ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है हेल्पफुल इन योर स्टडी, क्या ये आपकी स्टडी में मदद कर रहा है? येस, मे बी, नो, नीड टू वर्क मोर और नन ऑफ द अबव। तो जो आपको ऑप्शन सही लगता है वो आप बता सकते हैं। इफ़ येस, अगर ये आपकी मदद कर रहा है तो वाई हैवंट यू स्टिल सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, तो फिर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, इवन व्हेन इट्स फ्री, जबकि ये फ्री है, इस पर आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को और फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। थैंक्स अ लॉट।